इकोनॉमिक्स की इस क्लास में अभी हम समझने वाले हैं कीन्स के रोजगार सिद्धांत की मुख्य मुख्य बातें। अर्थात कीन्स ने रोजगार में वृद्धि करने के लिए या किस प्रकार से रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, इसके लिए कौन कौन सी बातें बताई हैं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत या इसमें आने वाले तमाम जितने भी वाक्य या शब्द हैं, इनके बारे में मैं पहले ही डिटेल में पढ़ा चुका हूं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं डिटेल में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत की मुख्य मुख्य बातों को बहुत ही संक्षिप्त में समझने वाले हैं, और वो भी मैंने 1 से लेकर 14 क्रमांक तक, 14 नंबर तक लगातार लिखी हैं, जिससे कि आप एक ही जगह पर कीन्स के रोजगार सिद्धांत की मुख्य बातों को समझ सकें। तो बात करते हैं कीन्स की किताब से। कीन्स की एक बुक पब्लिश हुई थी, क्योंकि पब्लिश हुई थी इंग्लिश में, इसलिए इंग्लिश में ही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसका जो प्रकाशन हुआ था, प्रकाशन मीन्स छपी थी 1936 में। तो इस किताब को आप सीधे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में ऐसा नहीं कि ट्रांसलेट नहीं करना है, सीधे होगा जनरल थ्योरी, अर्थात ये चीज़ें आपने हिंदी में लिखनी है। तो कीन्स को अपना ये रोजगार सिद्धांत क्यों देना पड़ा? कारण था 1929 से लेकर और 1933 तक दुनिया में फैली हुई महामंदी, जिस कारण से अमेरिका और यूरोप के देशों में भयंकर बेरोजगारी फैल गई थी और जिससे उत्पादन का स्तर गिरते गिरते बहुत कम हो गया था। उन देशों की राष्ट्रीय आय बहुत कम हो गई थी। तो बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर कीन्स ने अपने विचार दिए। तो इससे पहले भी अर्थशास्त्री हुए थे, जिन्हें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं। उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं फैल सकती है, यदि कभी फैलती भी है तो दूर हो जाएगी। लेकिन 1929 और 33 के बीच में जो भयंकर बेरोजगारी फैली थी और फैलती जा रही थी, उसका जो सॉल्व होना था प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार, वह सॉल्व नहीं हो सकी। तब जाके कीन्स ने अपनी पुस्तक या अपनी किताब में सारे विचार लिखे कि किस प्रकार से सरकार रोजगार में वृद्धि कर सकती है और बेरोजगारी से छुटकारा पा सकती है। तो पहला लिखा मेरा 1 पे कि रोजगार प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। तो कीन्स ने यहां पर एक नया शब्द दिया, प्रभावी मांग का। तो प्रभावी मांग क्या होती है? उसने कहा नंबर 2 पर है, प्रभावी मांग 2 घटकों से मिलकर बनती है। कितने घटक हैं इसके? 2 कारक हैं। पहला है सामूहिक मांग, एग्रीगेट डिमांड, और दूसरा है सामूहिक पूर्ति, जिसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो इस प्रकार से जो प्रभावी मांग है वह इन 2 घटकों या 2 तत्वों से मिलकर बनती है। किसने कहा? कीन्स ने कहा। तीसरे नंबर पर लिखा है अल्पकाल में। कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो अल्पकाल से संबंधित है, दीर्घकाल से नहीं। क्योंकि जो महामंदी फैली थी, जो बेरोजगारी फैली थी, उसको दीर्घकाल में दूर थोड़ी करना था, उसको तो बहुत जल्दी क्या करना था? खत्म करना था, कम करना था। इसलिए उसने अपना जो सिद्धांत दिया वो अल्पकाल से संबंधित दिया। उसने कहा कि अल्पकाल में क्या होता है कि जो पूर्ति होती है, सामूहिक पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई, एएस लिखा है, वह स्थिर रहती है। माना कि अर्थव्यवस्था में 1 टन सामान है तो इतना ही रहेगा, उसको बढ़ा नहीं सकते हैं कि 2 टन 3 टन किया जा सके। तो जिस कारण से उसने बताया कि जो प्रभावी मांग है उस पर सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, वह किसका पड़ता है? सामूहिक मांग का पड़ता है। यहाँ पे लिखा मेरा एग्रीगेट डिमांड का पड़ता है। तो कीन्स का जो फोकस था, सबसे ज्यादा जो फोकस था उसका, वो था किस पे? एग्रीगेट डिमांड पे। ठीक है। नेक्स्ट है 4th पे सामूहिक मांग जो है, उसने कहा ये कैसे बनती है, कि सामूहिक मांग किन किन तत्वों से मिलकर बनती है या कौन से इसके घटक है। तो उसने कहा सामूहिक मांग के अंतर्गत 3 व्यय आते हैं, 3 प्रकार के खर्चे उसने इसमें शामिल किए हैं। मेरा लिखा है सी, दूसरा लिखा है आई, तीसरा लिखा है जी। सी का मीनिंग होता है उपभोग व्यय, आई का मीनिंग होता है विनियोग व्यय या निवेश व्यय,
और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन तीन अर्थात उपभोग व्यय, निवेश व्यय और सरकारी व्यय, इन तीन खर्चों से मिलकर बनती है सामूहिक मांग। क्या बनती है? सामूहिक मांग। नेक्स्ट है 5th नंबर पर, उपभोग व्यय का निर्धारण करते हैं, अर्थात कितना उपभोग अर्थव्यवस्था में हो सकता है वस्तुओं और सेवाओं का। ये किस पर निर्भर करता है? पहला, आय का स्तर, कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, लोगों के खर्चे बढ़ेंगे, और आय घटेगी तो क्या होगा? उपभोग भी कम किया जाएगा या खर्चा कम होगा। अगला है उपभोग प्रवृत्ति की बात की उसने, उपभोग प्रवृत्ति की बात की कि उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? उपभोग प्रवृत्ति हमें बतलाती है कि आय और उपभोग के बीच के संबंध को बतलाने का काम करती है। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जैसे आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, लोगों का खर्चा बढ़ता है। इसका उल्टा क्या होगा कि जैसे जैसे आय घटेगी, इनकम घटेगी लोगों की अर्थव्यवस्था में, तो उपभोग भी घटेगा, जिसे उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। 6th पॉइंट है कि उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार। यहां कीन्स ने उपभोग प्रवृत्ति भी दो वर्गों में बांटी, दो भागों में बांटी। एक कहा उसने, एक होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा कहा उसने औसत उपभोग प्रवृत्ति, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इस प्रकार से कीन्स के अनुसार उपभोग प्रवृत्ति कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? इसको तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, जैसे हमने आपको बताया, तो आप पीछे जाके भी इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जा कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देते हैं पहले सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अर्थात यदि आय बढ़ती है तो उपभोग कितना बढ़ता है ये बतलाने का काम करता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या बतलाती है? औसत उपभोग प्रवृत्ति बतलाती है कि अर्थव्यवस्था में आय में से कितना पैसा उपभोग पर खर्च किया जाता है, ये औसत उपभोग प्रवृत्ति बतलाने का काम करती है। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर लेंगे। 7th है बचत प्रवृत्ति, अर्थात उपभोग प्रवृत्ति के साथ साथ दूसरी प्रवृत्ति क्या बताई? बचत प्रवृत्ति। तो उपभोग जो होता है वह किस पर निर्भर करता है? आय पर निर्भर करता है, क्योंकि व्यक्ति आय में से ही क्या करेगा? खर्चा करेगा, जिसे उपभोग कहते हैं, और उसी आय में से क्या करेगा? उसी आय में से बचत करेगा। तो बचत प्रवृत्ति क्या होती है कि आय में से, यानी कि आय पर ही बचत निर्भर करती है। आय बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी, आय घटेगी तो बचत भी क्या होगी? घटेगी। अरे क्यों बढ़ेगी भाई? जब इनकम ज्यादा बढ़ेगी, लोगों की पैसा ज्यादा आएगा तो व्यक्ति सभी खर्च थोड़ी करेगा, उसमें से क्या करेगा? बचाएगा। ज्यादा आने पर ज्यादा बचाएगा और कम आने पर कम बचाएगा, और बहुत ही कम हो गया तो नहीं बचा पाएगा। तो बचत प्रवृत्ति भी उसने कहा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दूसरा बताया उसने सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये भी दो प्रकार की हो गई। तो औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है कि कुल आय में से कितनी बचत होती है, इन दोनों के अनुपात को बतलाने का काम करता है औसत बचत प्रवृत्ति। और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या बतलाने का काम करती है? ये बतलाती है कि आय में वृद्धि होने से बचत में जो परिवर्तन होता है, अर्थात बचत बढ़ती है या घटती है, इसको बतलाने का काम करता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसने उपभोग प्रवृत्ति की बात की, ठीक है, और दूसरी बात की उसने किसकी? बचत प्रवृत्ति की बात, अर्थात उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति। तो यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट है। एमपीसी जिसका अर्थ होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और दूसरा होता है एमपीएस, सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो इन दोनों का जो योग होता है, यहाँ पर देखो, एमपीसी प्लस एमपीएस, इन दोनों का जो टोटल होता है वो अधिकतम एक होता है। कितना होता है? एक होता है, ठीक है जी। तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एमपीसी धन एमपीएस बराबर कितना होता है? एक होता है। 9th है निवेश की बात की उसने। तो निवेश क्या होता है? इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? तो निवेश का अर्थ होता है वह खर्चा जिससे क्या होता है? नवीन परिसंपत्तियों का निर्माण होता है।
नई मशीनों का निर्माण होता है, नए औजार बनते हैं, नई बिल्डिंगें बनती है, नई सड़कें बनती है, अर्थात स्टॉक में वृद्धि होती है। ठीक है, पूंजी का स्टॉक यदि बढ़ता है, यदि सड़कों की लंबाई कितनी है, सड़कों की लंबाई 1,00,000 किलोमीटर है और वो बढ़कर 3,00,000 किलोमीटर हो जाती है, तो इसे निवेश बोलेंगे, क्योंकि खर्चा करने से सड़क की लंबाई बढ़ी है। ठीक है, भवन यदि 4 थे और पैसा खर्च किया और उसकी जगह भवन बढ़कर 20 हो गए, तो इस प्रकार से जो वृद्धि होती है किसमें, निवेश करने से। निवेश में क्या होता है, पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, 2 फैक्ट्री थी और 2 फैक्ट्री किसी और ने खड़ी कर दी, तो फैक्ट्री की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, जिसे निवेश के नाम से जाना जाता है। और उसने कहा कि निवेश भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वायत्त निवेश और दूसरा होता है प्रेरित निवेश। अब स्वायत्त निवेश क्या होता है कि जो निवेश लाभ की भावना से नहीं किया जाता है। जब भी कोई पैसा लगाता है मार्केट में, तो किस लिए लगाता है, पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जहां पर खर्चा तो करता है लेकिन लाभ नहीं देखा जाता है और न घाटा देखा जाता है। अर्थात लाभ तो उसको चाहिए चाहिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब घाटा हो रहा है तो चलेगा। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि स्वायत्त निवेश उस निवेश को कहा जाएगा जो कि लोक हित की भावना से किया जाता है, जो लाभ के दृष्टि से नहीं किया जाता है। जैसे सरकार करती है, तो सरकार यदि किसी पहाड़ी भाग में सड़क बनाती है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो जाते हैं और आता जाता उससे कुछ नहीं है, तो इस प्रकार का जो निवेश होगा वो क्या होगा, वो स्वायत्त निवेश के अंतर्गत आएगा। और हमने यदि किसी कंपनी को कह दिया आपने पहाड़ी क्षेत्र में सड़क बनानी है, ठीक है, और स्वयं पैसा क्या करना है, टोल टैक्स से इकट्ठा करना है, तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी काम नहीं करेगी। ओके, तो स्वायत्त निवेश सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। और प्रेरित निवेश क्या होता है, उस निवेश को प्रेरित कहते हैं जो लाभ की भावना से किया जाता है। जब कंपनियां देखती हैं कि कहीं पे लाभ होने वाला है, तो वहां पर जो पैसा खर्च करेंगी, तो उसे प्रेरित निवेश कहा जाएगा। तो प्रेरित निवेश कौन करता है, निजी क्षेत्र करता है, प्राइवेट कंपनियां करती हैं। और स्वायत्त निवेश, क्योंकि यहाँ पर लाभ नहीं देखा जाता है, इसको करती है गवर्नमेंट। तो निवेश कितने प्रकार का होगा भाई, 2 प्रकार का हो गया। अगला आता है 10वें नंबर पर, आई फॉर क्या होता है, निवेश, इन्वेस्टमेंट। इसी निवेश को विनियोग के नाम से भी जाना जाता है। अब उसने कहा विनियोग 2 तत्वों पर आधारित होता है। ठीक है जी, जब कोई फर्म अर्थव्यवस्था में निवेश करती है, तो वो निवेश करते समय क्या देखती है, 2 चीजों को देखती है। पूंजी की सीमांत दक्षता, क्या देखती है, पूंजी की सीमांत दक्षता, पूंजी की सीमांत दर भी कहते हैं इसको, देखती है। दूसरा देखती है ब्याज की दर, क्या देखती है, ब्याज की दर। तो पूंजी की सीमांत दक्षता, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, क्या होता है कि पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई का विनियोग करने से लाभ में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं पूंजी की सीमांत दक्षता। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सरल है। ओके, और ब्याज की दर क्या होती है कि जिस दर पर उधार दिया जाता है बैंकों के द्वारा, 5% पे दिया जा रहा है कि 6% पे दिया जा रहा है कि 2% पे दिया जा रहा है उधार, ठीक है, वो ब्याज की दर होगी। तो कुल मिलाकर जो आय है, विनियोग 2 तत्वों पर निर्धारित या आधारित होता है। जब कोई निवेशक विनियोग करता है, पैसा लगाता है खुद का, तो वो 2 चीजों को देखता है, पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज की दर। कुल मिलाकर वो लाभ देखता है अपना। ओके, 11 नंबर हमारा लिखा है MEC, पूंजी की सीमांत दक्षता, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पूंजी की सीमांत दक्षता। आगे उसने क्या बोला कि पूंजी की सीमांत दक्षता 2 तत्वों पर निर्भर करती है। 2 तत्वों पर निर्भर करती है, 2 कारकों पर निर्भर करती है। और कौन कौन से हैं, एक उसने कहा प्रत्याशित आय और पूर्ति कीमत। इसका मीनिंग हो गया कि जब निवेश किया जाता है तो 2 बातें ध्यान में रखी जाती हैं। किसके द्वारा, निवेश करने वालों के द्वारा। वो देखते हैं कि प्रत्याशित लाभ और पूर्ति कीमत, अर्थात मैं जितना पैसा लगा रहा हूं और उससे आने वाले समय में कितना लाभ होगा। तो जो प्रत्याशित आय है वो क्या बतलाती है कि माना कि व्यक्ति ने पैसा लगाया 10 रुपया, पैसा लगाया उसने 10 रुपया, और जिस
वस्तु को या जिस भी पूंजी का निर्माण उसने किया और उससे मिलते हैं उसको भविष्य में कितने 20 रुपया, तो वह उसकी प्रत्याशित आय होगी। लेकिन जो उसने पैसा लगाया 10 रुपया, वो उसकी क्या होगी? पूर्ति कीमत होगी। तो प्रत्याशित आय अर्थात जब कोई फैक्ट्री खड़ी की जाती है तो फैक्ट्री बनाने वाला क्या करता है? अनुमान लगाता है इससे मुझे कितना लाभ होने वाला है और वर्तमान में इसमें कितनी लागत आएगी। ठीक है, तो लागत आ गई, माना एक फैक्ट्री की लागत आ गई 1 अरब रुपया। ठीक है, और उसने अनुमान लगाया कि आय मुझे फैक्ट्री से विभिन्न सालों में कितनी मिलने वाली है। ठीक है, तो वो पहुंच गई उससे कई गुना, तो जो उससे कुल मिलाकर आय उसको मिलेगी, प्रत्याशित बोला, वास्तविक नहीं बोला जा रहा है कि इतनी मिलेगी, हो सकता है कम भी मिल सकती है। तो प्रत्याशित आय की आशा में ही कोई क्या करता है? निवेश करता है। तो प्रत्याशित आय क्या होती है कि कोई मशीन लगाई, कोई फैक्ट्री लगाई और विभिन्न वर्षों में वो जो पैसा देती है, ठीक है, शुद्ध आय जो उससे प्राप्त होती है, गिरावट वगैरह सब हटा दिया जाता है, उसके बाद जो आय बचती है वो प्रत्याशित आय हो गई। तो प्रत्याशित आय माना किसी को मिली 20 रुपया। ठीक है जी, उसने पैसा लगाया कितना? 10 रुपया। तो दोनों में देखिए डिफरेंस कितना हो गया? 10 रुपए का उसको क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। इसी को हम कहेंगे प्रत्याशित आय और पूर्ति कीमत। अगला उसने बोला, अगला बताया कि ब्याज की दर 2 तत्वों पर निर्भर करती है। क्योंकि जब आदमी विनियोग करता है अर्थव्यवस्था में तो पूंजी की सीमांत दक्षता को देखता है और ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर कम रहेगी, 2% रहेगी, तो उधार सस्ता होगा। ठीक है, तो ज्यादा लोन लिया जाएगा, और यदि ब्याज की दर 10% हो गई तो उधार कम लिया जाएगा, क्योंकि ब्याज ज्यादा है, उधार लेना महंगा पड़ेगा। तो उसने कहा ब्याज की दर भी जो होती है, आर लिखते हैं सॉल्ट में, ब्याज की दर के लिए क्या लिखते हैं? आर लिखा जाता है। तो आर 2 तत्वों पर निर्भर करता है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग क्या होती है और मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? मुद्रा की मांग का अर्थ है तरलता पसंदगी, अर्थात तरलता पसंदगी का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने पास मुद्रा नकद रूप में रखना चाहता है उसे मुद्रा की मांग कहते हैं। और जो मुद्रा की पूर्ति होती है वह सरकार द्वारा की जाती है। तो दोनों में उसने कहा कि जो मुद्रा की मांग है तो, और जो मुद्रा की पूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति जो होती है अल्पकाल में स्थिर रहती है, क्योंकि इसे बैंक ही जारी करता है। ठीक है जी, तो ज्यादा जो असर पड़ेगा वो किसका पड़ने वाला है? वो मुद्रा की मांग का पड़ने वाला है। अर्थात यदि मुद्रा की मांग ज्यादा की जाएगी तो ब्याज दर बढ़ेगी, और मुद्रा की मांग यदि कम की जाती है तो ब्याज दर घटेगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि यदि ब्याज की दर कम होगी तो लोग मुद्रा की मांग ज्यादा करेंगे। कौन करेंगे? जो निवेश कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, जो पैसा लगा रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। 13 पे मेरा लिखा हुआ है रोजगार का निर्धारण होगा, कहां पर होगा? कीन्स के अनुसार रोजगार का निर्धारण उसने कहा वहां पर होगा कि जहां पर सामूहिक मांग बराबर सामूहिक पूर्ति होगी। अर्थात जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, यानी सामूहिक मांग 10 रुपया है और सामूहिक पूर्ति भी 10 रुपया हो गया, दोनों बराबर हो गई, तो वहां पर क्या होगा? रोजगार का निर्धारण होगा। और उसको कहा उसने प्रभावी मांग बिंदु या प्रभावी मांग उसने कहा। तो रोजगार का निर्धारण कहां पर होगा? जहां पर सामूहिक मांग इज इक्वल टू सामूहिक पूर्ति होगी, जिसे उसने कहा प्रभावी मांग। नेक्स्ट है, हम कीन्स के रोजगार सिद्धांत को दूसरे रूप में भी अर्थात बचत और निवेश के रूप में भी समझ सकते हैं। अर्थात जो हमने इतनी बातें की इसके अलावा दूसरे ढंग से भी उसको समझाया जा सकता है और उत्तर दोनों का एक ही निकलेगा। तो कैसे समझाया जा सकता है? देखो भाई, एडी एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है? उसमें आता है सी प्लस आई प्लस जी। यहाँ पे मैंने बताया था सी प्लस आई प्लस जी, हमने जी को हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कहलाएगा सामूहिक मांग। ठीक है जी, तो सामूहिक मांग इनसे मिलकर बनती है। ओके, अब आता है सामूहिक पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई, ये किससे मिलकर बनती है? सी प्लस एस। ठीक है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, उपभोग और बचत के द्वारा। इतनी बात हो गई। आगे लिखेंगे बराबर, ये देखो सी प्लस आई यहां लिख दिया, बराबर सी प्लस आई। इसमें क्या आएगा? सी प्लस आई। अब क्या होगा? सी से सी कट जाएगा तो क्या बचेगा? आई और एस। तो अब क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू एस, अर्थात आई फॉर क्या है? इन्वेस्टमेंट, और एस फॉर क्या है? बचत।
तो जहां पर बचत और निवेश बराबर होगा, ठीक है, वहां पर रोजगार का निर्धारण होगा अकॉर्डिंग टू द कीन्स। ओके, तो इस प्रकार से I इक्वल टू एस, तो यहां पर लिखा मेरा बचत बराबर निवेश। तो इस प्रकार से कीन्स के रोजगार सिद्धांत को दूसरे तरीके से अर्थात बचत और निवेश की समानता के द्वारा भी समझा जाता है। ये मैंने आपको वेरी शॉर्ट में आपको बताया। ओके, तो सारांश में कीन्स का रोजगार सिद्धांत क्या कहता है कि रोजगार में वृद्धि कैसे करनी है। तो रोजगार में वृद्धि करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या करना पड़ेगा? निवेश ज्यादा करना पड़ेगा और उपभोग को बढ़ाना पड़ेगा। निवेश अर्थात पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा जिससे नई नई संपत्तियों का निर्माण हो, इस पे ज्यादा पैसा खर्च करना है। नए बंदरगाह बने, नए एयरपोर्ट बने, नई सड़कें बने, नए स्कूल बने, नए कॉलेज बने, मतलब खर्चा होना चाहिए जिससे कि पूंजी का भंडार बढ़ता चले जाए। और दूसरा उसने कहा उपभोग व्यय कि किया जाने विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला खर्चा ज्यादा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उसने ये भी कहा कि जो बचत है, बचत कम से कम करनी है उसकी दृष्टि से। तो ये बताया गया कि बचत करना अभिशाप है, कि जितना यदि आदमी बचत करेगा अर्थव्यवस्था में तो उतना ही उपभोग घटेगा, ठीक है, उतना पैसा इकोनॉमी में कम जाएगा। इसलिए जरूरी है कि उपभोग को बढ़ाया जाए और जो बचत है उसको हतोत्साहित किया जाए। तो कुल मिलाकर बचत को उसने एक अभिशाप माना। किसने? कीन्स ने, क्योंकि वो बचत के बारे में जानता था कि लोग ज्यादा बचत करेंगे तो अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं जाएगा, और आय के चक्रीय प्रभाव में जब पैसा नहीं जाएगा तो पैसे की कमी होगी कहाँ? अर्थव्यवस्था में। ओके, तो जिससे क्या होगा? उत्पादन का स्तर घटेगा, रोजगार का स्तर घटेगा, आय का स्तर घटेगा। तो इस प्रकार से यह है कीन्स के रोजगार सिद्धांत की मुख्य मुख्य बातें। तो कीन्स के रोजगार सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? कीन्स के रोजगार सिद्धांत को जानते हैं आय, उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत। कीन्स का रोजगार सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? आय, उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत। तो इस बुक को आप याद कर लेंगे। सामयिक मांग किसे कहते हैं, सामयिक पूर्ति किसे कहते हैं, सी का मीनिंग क्या होता है, आई क्या होता है, जी क्या होता है, उपभोग प्रवृत्ति क्या है, आई का स्तर क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, निवेश किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपने डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, कीन्स का जो रोजगार का सिद्धांत है उसको पूर्ण रूप से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमने केवल आपको बताया कि कीन्स के रोजगार सिद्धांत की मुख्य मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो आई होप कि यह लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा। दो चार बार आप रिपीट कीजिए, इन चीज़ों को लिखिए। बहुत सारे शब्दावलियाँ ऐसे हैं, बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जिसको मैंने बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर आपको बताया। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको बहुत ही डिटेल में जान सकते हैं।